सरस आजीविका मेले में ख्वातीन की जानिब बनी हैंडमेड अशिया की धूम। तारीखी मुगल गार्डन्स की तजनकारी का काम जारी, टूरिज्म को मिलेगा फरोग। और काश्तकारों के लिए बेदारी के साथ साथ एग्जीबिशन प्रोग्राम का एहतमाम। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर में लगे सरस आजीविका मेले की, जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप की जानिब से तरबियत हासिल कर देही दस्तकार ख्वातीन की तैयार करदा मसनूआत की नुमाइश की गई। इस नुमाइश में लगाए गए स्टॉल में ख्वातीन को अपने हुनर का मुजाहिरा करने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिला, जहां वो अपनी उंगलियों से भरे जादुई हुनर की नुमाइश कर सकें। इस तरह के इकदाम से वो अपने हाथों से तैयार की गई अशिया को न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की मार्केट्स तक भी पहुंचा सकेंगी। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कुदरत ने कश्मीर को जो बेइंतहा खूबसूरती बख्शी है, उतना ही हुनर यहाँ के लोगों में भी मौजूद है। कश्मीर की हसीन वादियां जिस तरह से सयाहों को अपनी जानिब रागिब करती हैं, उसी तरह यहाँ के कारीगरों के जरिए बनाए गए खूबसूरत और दिलकश अशिया लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेती हैं। इसी सम्त में श्रीनगर में लगे सरस आजीविका मेले में सेल्फ हेल्प ग्रुप वानपोश की 10 खवातीन की हाथों से बनी अशिया को जबरदस्त रिस्पांस मिला। इन्होंने मेले में 300 से जायद देही दस्तकार खवातीन की तैयार करदा मसनूआत की नुमाइश के लिए स्टॉल लगाया। हमने सोचा क्यों ना हमारे पास स्किल है, क्यों ना हम वो यूटिलाइज करें। तो हम क्राफ्ट बहुत सारा कुछ जानते थे, हैंड बैग्स, कुशन्स वगैरह, ये सारा कुछ हमें आता था। तो फिर NRLM वालों ने हमें बहुत सपोर्ट किया और ग्रुप्स में हम जब आ गए, ग्रुप में हमने डिसाइड किया हमें स्किल है, हम ये यूटिलाइज करेंगे। तो फिर ऑलमोस्ट 10 SHGs में इन है, 100 वुमेन्स है जो इनके साथ काम करें और सेल भी अच्छे से हो रही है और सबका खर्चा भी इसी से चल रहा है। 11 दिनों तक चलने वाले इस सरस आजीविका मेले का एहतमाम JKRLM यानी कि जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत किया गया है। हर किसी को रोजगार मिले, ये जरूरी है। इस बात को महकमा बेहतर तरीके से समझता है। यही वजह है कि मुख्तलिफ स्कीमें हैं जिससे जुड़कर यूथ रोजगार से जुड़ सकते हैं। JKRLM उन्हीं स्कीमों में से एक है जो खवातीन को खुद रोजगार से जोड़ने में काफी अहम साबित होता है। इसके अलावा इस तरह के इकदाम से उन्हें अपना हुनर दिखाने का बेहतर मौका भी मिलता है। जो हमारा वनपोश सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, यहाँ पे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, तो यहाँ पे इनको जो मिशन से सपोर्ट मिलता है, दैट इज अगर हम इनिशियल की बात करें, पहले हम इनका ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके फिर हम देखते हैं जो इसका एग्जिस्टिंग लाइवलीहुड होता है उसको हम पॉलिश करके उसी में जो इनका मेन रिसोर्सेज जो होते हैं, अपने रिसोर्सेज, उसी को हम मतलब उसी पे फोकस करके आगे बढ़ाते हैं। इंतजामिया खवातीन को हाथ से बनी अशिया मुल्क के दीगर हिस्सों में बरामद करने में भी मुआवनत कर रहा है। गौरतलब है कि इस मेले में खवातीन ने इन दस्तकारी से अच्छा मुनाफा कमाया, क्योंकि इन्हें तमाम सारिफीन की जानिब से जबरदस्त रिस्पांस मिला। कश्मीर से बाहर के ज्यादातर सारिफीन ने अपने घरों और दफातर की सजावट के लिए कश्मीरी हाथ से बनी अशिया खरीदी। इसके अलावा सारिफीन में हाथों से बने बैग की भी बेहद डिमांड रही। बहुत ही अच्छा लगा। हमने तो बहुत सारे खरीदे कि दूसरा बैग भी खरीदना पड़ा। सब कुछ अच्छा लगा, यहाँ के लोग, यहाँ की चीजें, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। हमने बोला ना कि हमने बहुत चीजें स्पेशली जो कश्मीर का है, बहुत सी चीजें खरीदे हैं। बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। इस नुमाइश की वजह से इस ग्रुप को अच्छा कारोबार भी मिला, जिससे इन्हें ज्यादा ऑर्डर हासिल करने और रोजी रोटी कमाने में मदद मिलती है। और खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए जम्मू कश्मीर अजला में इस किस्म के ग्रुप कायम किए हैं, ताकि खवातीन तरबियत हासिल कर अपना खुद का काम शुरू कर सकें और माली एतबार से मजबूत होते हुए किसी और पर इसके लिए मुनहसर न रहें। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सियाहत को फरोग देने में अहमियत के हामिल रहे यहाँ के मुगलिया दौर के बागात की। ये बागात यूनियन टेरिटरी का विरसा हैं और ये यहाँ की आन बान और शान की अलामत भी हैं। इन्हें तहफ़्फ़ुज़ अदा करना
इनको बैनुल अक़वामी म्यार के मुताबिक सयाहती मकामात बनाकर दुनिया के सामने पेश करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। ऐसे में इस बाग को दुरुस्त रखने और इसकी खूबसूरती कायम रखने के लिए वक्तन फवक्तन इंतजामिया की जानिब से रिस्टोरेशन का काम जारी रहता है। इसी पर देखते हैं एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के बागात तारीख की कई सारी यादों को अपने आप में समेटे हुए हैं। तारीखी अहमियत के हामिल यहाँ के मुगलिया दौर के खूबसूरत बागात सयाहों की पसंद का अहम मरकज रहे हैं। और ये यूं ही नहीं है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ अदा करने, उनके बुनियादी ढांचे की देखरेख और उनमें बिना बदलाव किए उनके तहफ़्फ़ुज़ पर अव्वलीन तरजीह मरकूज़ की जा रही है। बाग की खूबसूरती यूं ही बरकरार रहे, इसके रिस्टोरेशन का काम किया जा रहा है। ये पेपर मैशी डिज़ाइन है, एक्चुअली ये वुड के ऊपर है, इसके मल्टीपल लेयर्स हैं और उसके ऊपर ये डिज़ाइन किया हुआ है। अब हम इसको कहते हैं कि ये पेपर मैशी है, पेपर मैशी नहीं है, इसका बेस जो है दैट इज़ वुडन, वन थिंग। और दूसरा ये है कि ये हमारा जो फंडामेंटल इसमें है, बेसिकली हम ये देखते हैं कि इसका ओरिजिनल कितना बचा हुआ है, कितना ख़राब हुआ है। हमारा सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी रहती है कि हम ओरिजिनल को बचाएं। यूनियन टेरिटरी के मुगल गार्डन्स की खूबसूरती दुनिया भर में मकबूल है। यही वजह है कि इसे यूनेस्को की आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल किया जा चुका है। यहाँ पर कुल मिलाकर 8 बागात हैं जो अलग अलग नामों से मशहूर हैं। जहाँ पर भी कुछ काम की जरूरत महसूस की जा रही थी, उस पर काम किया जा रहा है। काबिल जिक्र है कि इस दौरान इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि इसकी असलियत बरकरार रहे, जो कि इसकी शनाख्त रही है। हम उनको उतारते हैं क्योंकि ये डैमेज्ड है पूरे, तो फिर उनको पहले वहाँ से उतारते हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन होती है, फोटोग्राफी, पेपर डॉक्यूमेंटेशन सारा जो होता है, पहले रिकॉर्ड मतलब डैमेज क्या हुआ है वो रिकॉर्ड रहता है। उसके बाद हम इनको लाते हैं लैब में, लैब जो यहाँ पे है हमारी नूर महल में हमने लैब सेट की हुई है, तो हम यहाँ पे लाते हैं। फिर यहाँ पर डिफरेंट इसके प्रोसेस होते हैं, कंसल्टेशन होता है, क्लीनिंग होता है। जैसे आपको पता ही है ये वर्ल्ड रिनोन साइट है शालीमार गार्डन, इसकी अपनी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। तो ये जो पैवेलियन जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं उसमें जो पैनल्स हैं वो 16th सेंचुरी की हैं, तो इनकी भी अपनी एज है। अब ये डिटेरिएट होना स्टार्ट हुए हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें क्रैक्स आ गए हैं, इसमें जो स्ट्रक्चरल काम है वो बढ़ गया है, इसका पेंट उखड़ गया है, फ्लेकिंग आ गई है। तो ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं इसमें कि जो जैसे इस पे काम हुआ है, तो एग्जैक्टली हम वैसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं। मुगल गार्डन्स की खूबसूरती देखते ही बनती है। करीने से सजे पेड़ पौधे, मुख्तलिफ किस्म के फूलों के पेड़ और उनमें अलग अलग रंगों के खिले फूल, जमीन पर हरी भरी घास, ताजगी पैदा करने वाली आबो हवा सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करती है। जम्मू कश्मीर की सयाहत से लुत्फानंदोज होने के लिए पहुंचने वाले सयाह यहाँ के मुगलिया दौर के बागात में जरूर पहुंचते हैं और इसकी तारीख से रूबरू होते हैं। मैं पहली बार आई हूँ और बहुत सी जगह गई हूँ। मुझे हर एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है, बहुत खूबसूरत है। कश्मीर जितना सुना था उससे ज़्यादा खूबसूरत है। रही ये गार्डन्स की बात, तो ये मेरा तीसरा गार्डन है जहाँ पे मैं आई हूँ। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। बाकी जो यहाँ की चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं, बस थोड़ी बहुत खराबी है जो कि इनको सही करना चाहिए। बाकी बहुत खूबसूरत। जम्मू कश्मीर को सयाहती मकाम का दर्जा हासिल है। सयाहत यहाँ की मईशत की बुनियाद है। यहाँ के अलग अलग सियाहती मकामात पर हर बरस करोड़ों की तादाद में सयाह पहुँचते हैं और इससे मईशत की बुनियाद को मजबूती मिलती है। यही वो वक्त होता है जब यहाँ के सयाहती मकामात की रौनक सयाहों की आमद से बढ़ जाती है। यहाँ सयाहों की आमद में लगातार इजाफा दर्ज हो रहा है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर।
हजारों की तादाद में लोग वॉशिंगटन के टाइडल बेसिन में इकट्ठा हुए ताकि शहर के मशहूर चेरी ब्लॉसम को दरख्तों की चोटी पर खिलते हुए उसके नजारे देखें। हल्के गुलाबी और सफेद फूल शहर की मशहूर यादगारों के आसपास के रास्तों को फ्रेम करते हैं। इस मौके पर मकामी लोगों और सयाहों को तस्वीरों को खींचने और बेसिन के पास चहलकदमी करते देखा गया। नेशनल पार्क सर्विस के मुताबिक चेरी के फूलों की चोटी को इस पॉइंट के तौर पर बयां किया जाता है जब टाइडल बेसिन के इर्द गिर्द 70% फूल खिले होते हैं। गौरतलब है कि ये प्यारे से दरख्त 1912 में जापान की तरफ से दोस्ती के तोहफे के तौर पर दिए गए थे। सालाना चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल तकरीबन 3000 दरख्तों के लाजवाब तोहफे को याद करता है और इस रिश्ते का जश्न मनाता है जिसमें दोनों ममालिक शरीक हैं। नाइजीरियाई फनकार अदेबायो आयोजदी बच्चों को ड्रम जैसे रिवायती इंस्ट्रूमेंट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में उन्हें खदशा है कि ये अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क में खत्म हो सकता है और सकाफत के एक अहम पहलू को मिटा सकता है। लागोस के मेगा सिटी में इसकी 2 बार महाना ड्रमिंग वर्कशॉप में वालिदैन बच्चों को ढोल बजाना सिखाने और अफ्रीकी रिवायत में इनकी अहमियत को समझने के लिए लाते हैं। नाइजीरिया में ढोल न सिर्फ एक मौसीकी का आला है बल्कि इसे तकरीबात और रसूमात में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे देवताओं से बातचीत करना और देहातों में मीटिंग बुलाना, बिल्कुल एक टेलीफोन की तरह। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा कम देखने को मिलता है। नाइजीरिया हर अप्रैल में एक अफ्रीकी ड्रम फेस्टिवल का इनेकाद करता है जिसमें दुनिया भर के ड्रमर की मेजबानी करता है और ढोल की खूबसूरती और आवाजों की नुमाइश करता है। जेट सूट के इन्वेंटर रिचर्ड ब्राउनिंग ने एक बैनुल अक़वामी रेस सीरीज बनाने के मंसूबे का इंकशाफ किया है। इस मंसूबे में पायलट एक दूसरे के खिलाफ 1500 HP जेट सूट की दौड़ लगाते हुए दिखाई देंगे। लैगूना पार्क वो जगह थी जहां जेट सूट ने 2018 में महज 32 मील फी घंटा की रफ्तार का अपना पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, जो कि 2019 में 85 मील फी घंटा की रफ्तार से बढ़ा दिया गया था। ग्रेविटी इंडस्ट्रीज ने अभी ऐलान किया है कि कंपनी के आगाज के बाद से सिर्फ 6 सालों में सरमायाकारी $3 करोड़ 80 लाख से तबाजुज कर चुकी है। कंपनी मुतादिद सिविलियन और फौजी किरदारों के लिए जेट सूट तैयार करने के लिए माहिर पैरामेडिक रिस्पांस सर्विसेज और मुख्तलिफ एलाइड स्पेशल और एलीट फोर्सेस के साथ काम कर रही है। ब्राउनिंग का कहना है कि कंपनी अपने तफरीही और परवाज के कारोबार को भी बढ़ाने का इरादा रखती है। अब बात करते हैं कश्मीर में सैरो तफरीह की ख्वाहिश की, जहां की खूबसूरती का दीदार करने का मन हर उस शख्स के जहन में उठता है जो कुदरती खूबसूरती के कायल हैं, फिर चाहे वो मुल्की या बैरूनी ममालिक के सयाह हों। ऐसे में इसके मद्देनजर रेल महकमे की जानिब से उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक प्रोजेक्ट के तहत चिनाब दरिया पर कोडी और बक्कल रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए ब्रिज की तामीरो तौसी का काम हो रहा है, जो काफी तेज गति से चल रहा है। मकामी सतह पर मजबूत किए जा रहे इस रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला हर मौसम में जारी रहेगा, जिसका मकामी आवाम को भी काफी फायदा होगा। उसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के आखिरी छोर पर बसे गांव के आवाम को भी बेहतर सहूलियात फराहम हो सकें, इसके लिए हर सतह पर काम हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर यूटी में आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद जिस तरह से चारों तरफ डेवलपमेंट हो रहा है और मुख्तलिफ मंसूबों पर काम चल रहा है, वो काबिले तारीफ है। इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक मंसूबे के तहत चिनाब दरिया पर
कोड़ी और बक्कल रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए कायम हो रहे इस ब्रिज की तामीर और तौसी की। ये पुल भारतीय इंजीनियरों के काम का बेहतरीन नमूना पेश कर रहा है। भारतीय रेलवे की जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाली जो परियोजना है उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेलवे लिंक है उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और केबल स्टे ब्रिज है। इस ब्रिज का पूरा होने के बाद कश्मीर घाटी देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगी। आप कह सकते हैं कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरी रेल का परिचालन शुरू हो जाएगा, जिससे देश और विशेषकर जम्मू कश्मीर राज्य की प्रगति में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। ये ब्रिज जो हमारी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन है उस पर स्थित है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस ब्रिज को बनने के बाद हम घाटी से संपर्क हमारा पूरा हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। इसके तहत वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ रेल के जरिए राब्ता कायम करना है। इस ब्रिज को इस तरह से तैयार किया गया है कि इस पर जलजले का भी कोई असर नहीं होगा। आपको बताते चलें कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक मंसूबे की लंबाई 272 किलोमीटर है। कटड़ा से बनिहाल की दूरी 111 किलोमीटर है। इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर है। दुनिया भर में हमारे हिंदुस्तान का नाम बहुत रोशन हो गया। एफिल टावर जो पेरिस का सबसे बड़ा टावर था उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे का हमारा ब्रिज बना है। और सबसे बड़ी खूबसूरती की बात यह है कि आज की डेट में हम जब भी श्रीनगर जाना चाहते थे तो हम परेशान रहते थे, यार कभी रोड बंद हो जाए, कभी ये कनेक्टिविटी टूट जाए। और अगर फ्लाइट्स या देखें तो नेचुरली 5-6 हज़ार की टिकट हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता था। जिन डेली रूटीन के लिए बात करूं, जब ऐसा ब्रिज तैयार हो जाएगा और कनेक्टिविटी देखिए संगलदान को भी जोड़ेगा, उन रूरल एरियाज में भी आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बनिहाल में बनेगी। जब पूरा रूट चलेगा 3 घंटे में जम्मू से आप श्रीनगर का मूवमेंट कर रहे होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कारोबार इंक्रीज होगा, युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि इस रेल लिंक प्रोजेक्ट का काम जनवरी 2024 तक पूरा हो जाएगा और उसके बाद इस पर आसानी के साथ रेल की आवाजाही हो सकेगी। आपको बता दें कि इस ब्रिज की ऊंचाई आईफिल टावर से करीब 35 मीटर ज्यादा है। इस बात की जानकारी रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने दी, जो गुज़िश्ता दिनों इस रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत चलने वाले काम का मुआयना करने पहुंचे थे। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनने से एक, और रेलवे मंत्री जो पिछले दिनों आए उन्होंने भी देखा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा जितनी भी हो सके जम्मू कश्मीर पे फोकस किया जाए, क्योंकि हमारा एक तो क्लाइमेटिकली बहुत अच्छा वातावरण है, यहाँ लोग अच्छे हैं, मतलब कि ऐसा नहीं गुलदस्ता है, एक ये ताज कहे हिंदुस्तान का ताज है। ये ब्रिज बना के उन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इससे टूरिस्ट और बढ़ेगा, लोगों को रोजगार बढ़ेंगे। जब ये ब्रिज बन रहा था हमारे रेलवे के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि इतना हाईएस्ट ब्रिज जो एक तरफ से दूसरी तरफ लेना है, वो भी चनाब दरिया के बीच में। इसमें हम ये बहुत ही अच्छा लगता है कि जब उस ब्रिज को आम दुनिया देखने जाती है तो देख के उसका दिल खुश हो जाता है हमारा कि कैसा ब्रिज बना हुआ है। जैसे बारिश आती है, कोई लैंडस्लाइड हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, जब रेल चलना स्टार्ट हो जाएगी तो जितना भी टूरिस्ट है वो डायरेक्ट श्रीनगर पहुंच जाएगा। जो भी सामान आता है वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा। उससे क्या होगा, कश्मीर में भी ज्यादा टूरिस्ट पहुंचेगा, व्यापार बढ़ेगा, आना जाना सहूलियत हो जाएगी। ये ब्रिज दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुलों में से एक है। इसे तैयार करने में फाउंडेशन के डिजाइन का पूरा ख्याल रखा गया। चूंकि ये इलाका ग्रेनाइट पत्थर से घिरा हुआ है, ऐसे में इसे तामीर करना इतना आसान नहीं था। इस टनल को तैयार करने में न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के साथ हिमालयन टनलिंग मेथड का भी इस्तेमाल यहाँ पर इंजीनियर की जानिब से किया गया, जिसके बाद इसके काम को करना मुनासिब हो पाया है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। मनोज सिन्हा की जानिब से पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हुक्काम के साथ एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की गई। हुक्काम को गर्मी के मौसम में बिजली की मुनासिब दस्तयाबी को यकीनी बनाने, सारिफीन की पैमाइश और पावर सेक्टर को मजबूत और लचकदार बनाने के लिए इस्लाहात को मरबूत करने की हिदायत की।
जम्मू के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तहसील बहू में मुनक्किदा एक पब्लिक आउटरीच कैंप के जरिए रेवेन्यू खिदमात डोर स्टेप पर फराहम की गयी। इस मौके पर आमदनी, डोमिसाइल, बेवा पेंशन स्कीम से मुतालिक दरखास्त गुजारों की सहूलत समेत दीगर सर्टिफिकेट जारी किए गए। जम्मू कश्मीर कौमी सहरा NH-44 पर 800 मीटर मेहर टनल बन रहा है। 260 मीटर खुदाई मुकम्मल हो चुकी है। ये टनल T5 जितनी ही अहम है, जो पंथियाल खतरनाक खिंचाव को पार करती है। मुतवक्की तकमील की तारीख 31 मार्च 2024 है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने कहा कि श्री गुरु नाभा दास जी के अमर आइडियल्स कौम को मसावी मुआशरे के लिए काम करने और हमारी जामे सकाफत को परवान चढ़ाने की तरगीब देते रहे। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम अमूमन खुशहाली और समाजी हम आहंगी को यकीनी बनाने के लिए खुद को डेडिकेट करेंगे। और अब बात करते हैं गैजेट की। गुज़िश्ता दिनों HMD ग्लोबल की जानिब से नोकिया C12 प्रो लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन को 2 मेमोरी वेरिएंट में पेश किया गया है। इसके रियर पैनल पर 8 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर दिया गया है और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर आइए डालते हैं एक नजर। दौर टेक्नोलॉजी का है, हर हाथ में स्मार्टफोन है। ऐसे में कंपनी अपनी जानिब से लोगों को कम कीमत में बेहतर स्मार्टफोन मुहैया कराने में जुटी है। इसी कड़ी में HMD ग्लोबल की जानिब से गुज़िश्ता दिनों बाजार में नया स्मार्टफोन नोकिया C12 प्रो को लॉन्च किया गया है। फोन में ऑक्टा कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। इसे 2 मेमोरी वेरिएंट में पेश किया गया है। इसकी 2 GB रैम, 64 GB स्टोरेज और 3 GB रैम, 64 GB स्टोरेज वाली है। फोन के स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड से 1 TB तक बढ़ाया जा सकता है। इसे 3 कलर जिसमें प्रो लाइट मिंट, चारकोल और डार्क सियान कलर ऑप्शन में उतारा गया है। वर्चुअल रैम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये फोन Android 12 Go एडिशन ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसके रियर पैनल पर 8 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर दिया गया है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। और आखिर में बात करते हैं काश्तकारों को नए तजुर्बे से लैस करने के लिए नुमाइश और बेदारी प्रोग्राम के एहतमाम की। तकनीकी अमल से काश्तकारी के शोबे में किस तरह से बेहतर बदलाव दर्ज हो रहे हैं, इसके लिए किस तरह की पेशरफ्त की जरूरत है और किस तरह से बाजार के मुताबिक जमीनी पैदावार की मिकदार को बढ़ाया जा सकता है, इसके तय काश्तकार बेदार हों, इसकी दरकार है। इसके साथ ही हुकूमत की स्कीम के बारे में उन्हें बेदार करना और उससे मुस्तफीद कराना भी इसका अहम मकसद है। इसी के हवाले से आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। काश्तकारी का शोबा फायदेमंद साबित हो, ये जरूरी है। किस तरह से इस शोबे में इनकलाब लाया जा सकता है, किस तरह से काश्तकारों के मुनाफे को डबल किया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं से काश्तकारों को रूबरू कराने के मकसद से गुज़िश्ता दिनों पुंछ जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में काश्तकारों के लिए बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। हुकूमत की जानिब से मुनक्किदा इस बेदारी प्रोग्राम में कसीर तादाद में ट्राइबल काश्तकारों ने हिस्सा लिया। जो ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, हमारे यहाँ के जो पुंछ के किसान कृषि विज्ञान केंद्र में डॉक्टर साहब हैं और उनके साथ यहाँ डिस्ट्रिक्ट की टीम है, श्रीनगर से आए हुए हमारे बड़े बड़े ये साइंसदान जो इस रिसर्च करते हैं और अपने किसान भाइयों को, लोगों को इन चीज़ों के बारे में बतलाते हैं। जो पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग जो हैं खेतों से मक्की, बाजरा, गेहूँ, जो पुरानी चीज़ें थी, राजमा वगैरह, वो उन चीज़ों की वैल्यू, धान वगैरह की, वो उस वक्त की जो चीज़ें थी वो आज में उन चीज़ों की कदर कीमत ज़्यादा है। आज का प्रोग्राम जो KVK वालों ने रखा है बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। श्रीनगर से भी कोई टीम आई है, इनकी कुछ बीज दे रहे हैं, तरपालें दे रहे हैं। हम डिपार्टमेंट के शुक्रगुजार हैं कि वक्तन फवक्तन ये लोगों को अवेयरनेस कैंप लगा के लोगों को तैयार कर रहे हैं कि वो अपनी ज़मीन जो है अपने हाथों से ही कमाएं, बल्कि फर्टिलाइज़र पे ना रहें।
वो कौन से तरीके हैं जिससे जमीनी पैदावार के नुकसान को कम किया जा सकता है, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की क्या है अहमियत, इन सब बातों से इन्हें रूबरू कराया गया। जमीनी पैदावार को बढ़ाने के साथ साथ काश्तकारों के मुनाफे को बढ़ाने से मुतालिक तरीकों को अपनाने पर भी गौर करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से मुख्तलिफ किस्म की पैदावार को मुख्तलिफ प्रोसेसिंग के जरिए उनके इस्तेमाल की उपयोगिता को बढ़ाने में मदद मिलती है। कुदरती तौर पर इससे पैदावार के नुकसान होने का खदशा नहीं रहता और इसका फायदा भी काश्तकारों को मिलता है। आज के जो इस वन डे मेला है, इसमें हमने किसान भाइयों को ये जानकारी दी कि कैसे हम अपने ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ सीड है इनको कंजर्व करके रखें, ताकि क्योंकि ये जो बायोडाइवर्सिटी के सोर्सेज हैं ये अच्छी उन्नत के बीज तैयार करने में काम आते हैं। तो आज के इस उपलक्ष्य में किसान भाइयों को इसी बारे में जानकारी दी गई कि जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ सीड हैं, चाहे वो क्रॉप्स के सीड हैं, मोटे अनाज के सीड हैं, वेजिटेबल्स के सीड हैं या किसी अन्य फसलों के सीड हैं, वो उनको कंजर्व करके रखें। और इसके अलावा आज के इस उपलक्ष्य में हमने एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया है जिसमें किसान भाइयों ने अपने स्टॉल्स लगा रखे हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र ने भी अपनी उन्नत तकनीकों का स्टॉल लगा रखा है। काश्तकारी के शोबे में एक बड़ा और बेहतर बदलाव दर्ज हो रहा है। रिवायती तरीकों की काश्तकारी की बजाय काश्तकार नए नए तजुर्बे पर अमल कर रहे हैं, नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये उनके लिए मुफीद साबित हो रहा है। इसके बेहतर नतीजे बरामद हो रहे हैं और अच्छी पैदावार के हदफ को हासिल करने में कामयाबी दर्ज कर रहे हैं। अब जबकि वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग से मुतालिक जानकारियों से भी उन्हें लैस किया जा रहा है, तो कुदरती तौर पर ये उनके मुनाफे को बढ़ाने में अहम साबित हो रहा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। यूं तो सूचित है कि तम खुद तेज यानी स्पीड प्लस बेये प्रत 5G स्मार्टफोनस खतर छी बन्योमुत यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते। ये क्या छो? एयरटेल 5G प्लस। अद काह ते 5G क्या है? एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।